जस्ट प्रेस द स्टार्ट बटन, स्टार्ट को प्रेस किया, रन के बॉक्स में जाते हैं या एक्सेल 2007 मुझे नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ से एक्सेल 2007 जो है वो ओपन कर लिया। एक दफ़ा गो थ्रू करता हूँ कि अभी तक हमने यहाँ तक आज जो मुझे बेसिकली चीज़ें चाहिए उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। आप सबको पता है कि ऊपर फार्मूला बार नज़र आ रही है। आज क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग की बात नहीं करनी, सो मैं कंट्रोल F1 करके रिबन को हाइड कर लेता हूँ। रिबन हाइड करने के बाद अब जो मेरे पास वर्किंग आ गई है वो मेरे फार्मूला बार मुझे सबसे ऊपर नज़र आ रही है। कॉलम हेडर नज़र आ रहे हैं, इमराना ठीक है। कॉलम हेडर्स और ये क्या थे, रो हेडर्स। जल्दी जल्दी बताना है जी। रो हेडर्स थे आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड पे, जबकि टॉप पर थे आपके कॉलम हेडर्स, और यहाँ दरमियान में एक जगह थी, इसे हम क्रॉस हेड का नाम देते हैं। इस पर क्लिक करने से आपकी पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाकर कोई भी करैक्टर टाइप किया, कोई भी लफ्ज़ लिख लें, टेक्स्ट लिख लें, नंबर लिख लें, डिजिट लिख लें, वट। मैंने यहाँ पर एक वैल्यू टाइप की 34, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ 34 टाइप किया। टाइप करने के बाद मैं अपने कर्सर को मूव करता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिखूँ वो मेरे पास E3 के अंदर भी लिखा हुआ आ जाए। मेरा ख्याल है मुझे ये बताना नहीं चाहिए कि इस सेल का नाम E3 कैसे है, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखेंगे तो आपके पास जो कॉलम नज़र आएगा वो E कॉलम है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर आपका जो कॉलम है वो E कॉलम है, जबकि जो रो है वो आपकी 3rd नंबर पे। ठीक, तो E कॉलम एंड वी हैव अ 3rd रो। बच्चा सामने देखो, रिपीट कर रहा हूँ, सामने देखना है। ठीक है जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि B2 में लिखी हुई वैल्यू E3 में लिखी हुई वैल्यू के बराबर हो जाए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो कुछ भी B2 में लिखा हो वो E3 में लिखा हुआ नजर आए। बात को समझिएगा। एक दफ़ा होता है जब मैं अपने हिसाब से बात करूँगा, एक दफ़ा होता है जब आपके हिसाब से बात होगी। मैं कहता हूँ मिस सहर को इस वक्त मैं खड़ा नज़र आ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं मिस सहर को खड़ा नज़र आ रहा हूँ तो बात एक की है, एक ही बात है ना। ठीक, एक आपके प्रोस्पेक्टिव से बात है, एक मेरे प्रोस्पेक्टिव से बात है। चाहता मैं ये हूँ कि E3 के अंदर जो भी मेरे पास टेक्स्ट आए, जो भी मेरे पास टेक्स्ट आए या नंबर आए वो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ नजर आए, वो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ नजर आए, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे। मैं फिर एक दफा रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या कहा है। ठीक, ओके जी, हमने नेक्स्ट देखा। दोबारा से एक दफा मैं रिपीट करता हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि B2 में लिखी हुई वैल्यू E3 में लिखी हुई आ जाए, या E3 में वो वैल्यू नजर आए जो B2 में लिखी हुई है। बात सबको क्लियर है? ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ है? देखिए इस सेल के इधर क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है कि E3 मैंने क्या लिखना है, मैं कहता हूँ बराबर है B2 के। बात समझ आती है? एंटर करें, तसल्ली कर लें। मैंने लिखा क्या है? मैंने लिखा है E3 बराबर है B2 के। अब जो कुछ भी मैं B2 में लिखता हूं वो कहाँ लिखा हुआ नजर आएगा? E3 में। बात समझ आती है सबको? अब लिख के देखते हैं, तसल्ली करते हैं, तसल्ली करके देखते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, आई जस्ट टाइप माई ओन नेम। मैंने अपना नाम लिखा, एंटर, या फाइन, मेरे पास बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है। समझ आती बात? मैंने क्या किया, मैंने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा वो मेरे पास इस सेल में लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मैं ऐसे भी कह सकता हूं इस सेल में जो कुछ मैं यहाँ लिखूंगा वो नजर आएगा। सो मैंने यहाँ पे 34 लिखा, मेरे पास 34 लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर है जी बात सबको? ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? अच्छा, पहले मैंने यहाँ लिखा 34। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने इसको कॉपी करने के लिए Ctrl+C मैंने कॉपी किया। अगर आप चाहते हैं ना बार बार पेस्ट करना तो यहाँ Ctrl+V करते जाएं। मैंने यहाँ Ctrl+V किया, Ctrl+V, नीचे भी Ctrl+V, नीचे भी Ctrl+V। जितनी दफ़ा Ctrl+V करेंगे ये पेस्ट होता जाएगा। बट याद रखिएगा एक्सेल में हम Ctrl+C से कॉपी तो ज़रूर करते हैं, लेकिन Ctrl+V से पेस्ट नहीं करते।
पेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये मैथमेटिकल नंबर्स हैं तो बार बार पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सो आई जस्ट कॉपी दैट एंड गो टू द नेक्स्ट प्लेस एंड जस्ट प्रेस द एंटर बटन। आप यहाँ जाकर एंटर कर दें। एंटर करने से अगर आप बार बार एंटर करते हैं कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक दफ़ा पेस्ट होगा, क्योंकि कैलकुलेशन में मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मुझे इन चीज़ों को प्रॉपरली डिस्कस करना है। यहाँ तक तो बात समझ आती सबको, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब सवाल पैदा होता है कि ये चीज़ मैंने कॉपी की थी तो ये आ गई, लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करूँगा तो क्या होगा? सेम चीज़ है? नहीं। एक्सेल बहुत अच्छा है किसी हवाले से, और जब किसी हवाले से एक्सेल की जो ताकत है वही हमारे आड़े आ जाती है। क्या मतलब? असल अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ ना, कलसूम लिखा गया हुआ है यहाँ पे? नहीं, यहाँ 34 नहीं लिखा हुआ, कलसूम ने गलत बताया। यहाँ लिखा हुआ है इक्वल B2, B2 लिखा हुआ ना, E3 तो इस सेल का नाम है ना। जैसे इस कुर्सी पे आप बैठे हो, मैं कहता हूँ कि इस कुर्सी के ऊपर अंबर बैठी हुई है, ठीक है। बेसिकली इसका नाम जो लिखा हुआ है वो इक्वल B2 लिखा हुआ है। E3 इसका नाम है, B2 लिखा हुआ है, इक्वल B2 लिखा हुआ है। और वो दूसरी बात है कि इस सेल की वैल्यू 34 है। तीन बातें हैं टोटल। एक, इस सेल का नाम जो कि मैंने ऐसे देखा था E3, ठीक है, अभी इमराना ने भी आपको बताया था। फिर कलसूम ने बताया कि 34, बट 34 इसकी वैल्यू है, ठीक। जबकि इधर लिखा क्या हुआ है? इधर लिखा हुआ है इक्वल B2, ठीक। वो दूसरी बात है कि B2 जिसकी भी इक्वल होगा वो यहां पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। बात समझ आती सबको? अब अगर मैं इस सेल को कॉपी करता हूं, ठीक है, और इसको नई जगह पर पेस्ट कर देता हूं, तो असूलन तो आपने किस चीज को कॉपी किया? इक्वल B2 को। लेकिन जब हम किसी भी सेल रेफरेंस को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो सेल रेफरेंस रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स अपनी वैल्यू तब्दील कर लेता है। देखिए, मैंने कॉपी किया था B2 को, इक्वल B2, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? इक्वल F12। अच्छा, कहीं और कॉपी करके देखता हूँ, शायद यहाँ गया। एक ही दफा एंटर से कॉपी किया था ना, कॉपी, यहाँ जाके पेस्ट, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? अच्छा, यहाँ पेस्ट किया था तो कुछ और आया, यहाँ पेस्ट किया तो कुछ और आया। दरअसल इसी रेफरेंस को स्टडी करना ही हमारी रेफरेंसिंग है। इसी चीज को हम रेफरेंस कहेंगे, इसी चीज के ऊपर हम रेफरेंसेस की बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है जी? बात समझ आती सबको? यानी ये कैसे हुआ है, ये डिस्कस करना ही बेसिकली आज हमारा लेक्चर है, ठीक। थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं कि हमने क्या करना है। हमने वर्ड ओपन कर लेते हैं और वर्ड में जाकर थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। सेल रेफरेंस, बड़ा कर देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रेफरेंस दो तरह के होते हैं। नंबर 1, फिक्स्ड रेफरेंस, और नंबर 2 वेरिएबल रेफरेंस। फिक्स्ड रेफरेंस
which does not change their value are called fixed reference. मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे. Variable reference, which change their value according to formula are called variable reference. We call them relative reference. हम इन्हें relative reference भी कहते हैं. ऐसे रेफरेंस जो अपनी वैल्यू को तब्दील कर लेते हैं उन्हें वेरिएबल या रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं. जो अपनी वैल्यू को तब्दील नहीं करते उन्हें फिक्स्ड रेफरेंस कहते हैं. नोट लिख लीजिएगा. कहते हैं ना, नोट इंसान को नहीं भूलते. ठीक है. नोट क्या है? बाय डिफॉल्ट references are variable in MS Excel. Microsoft Excel में by default reference variable होते हैं. We can change them into fixed reference. How? कैसे करेंगे? फिक्स रेफरेंस में कैसे तब्दील करेंगे? By using $sign or using शॉर्टकट की F4 का बटन दबाकर कर लें या $साइन प्रेस करके कर लें. हम इस तरह से किसी भी वेरिएबल रेफरेंस को फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. नोट कर लें जल्दी से. नीचे नहीं है, बाद में लिखना. लिख लिया जी. जल्दी करें. ले जी, सामने देखें. अब हमारे पास जो वर्किंग है उसको देखते हैं. हमने अभी देखा कि यहाँ 34 था. मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ आ गया. अब ये आता कैसे है? अगर मैं किसी भी सेल को या इसकी वैल्यू को, मैं यूज कर रहा हूं शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अपॉस्ट्रोफी. शो हाइड फार्मूला. यानी सेल के नाम देखने के लिए या फार्मूला देखने के लिए हम ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करें. यहां गए, कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी किया. आप देख सकते हैं कि फार्मूला क्या आ रहा है? B2 आ रहा है आपके पास. अब अगर मैं किसी भी सेल को फिल हैंडल से पकड़कर ड्रैग करता हूं कॉलम के अंदर, तो ड्रॉप करने पर रो के नंबर तब्दील हो जाएंगे. B2, B3, B4, B5, B6, B7. बात समझ आती है? अगर आप किसी भी सेल में लिखे हुए फार्मूला को फिल हैंडल से पकड़कर कॉलम में ड्रैग करते हैं
रो में ड्रैग करते हैं तो कॉलम के नाम तब्दील हो जाएंगे। कॉलम के नाम क्योंकि ABC थे, रो के नाम 1 2 3 थे। बात समझ आ गई? यानी जब मैंने B2 को 3 रो के अंदर ड्रैग किया तो वो B से C, C से D, D से E, E से F, F से G, G से H, H से I और फिर J की तरफ जो है वो मूव कर गया एक कॉलम इंक्रीमेंट के साथ। जब मैंने इसको रो वाइज ड्रैग किया तो ये मेरे पास कॉलम में ड्रैग करने पर रो में तब्दीली शो करेगा। यहां तक बात समझ आती है? ये है वेरिएबल रेफरेंस या रिलेटिव रेफरेंस। हमारा फार्मूला अकॉर्डिंग टू रेफरेंस अपनी वैल्यू तब्दील कर लेगा। मैं रिपीट करता हूं, हमारा फार्मूला अपनी वैल्यू रेफरेंस के मुताबिक तब्दील कर लेगा, जैसा कि उसने किया। अब अगर मैं इस फार्मूले को यहां से कॉपी करूं तो मिस नौरीन बताएंगी कि यहां पेस्ट करने पर मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए। जी हाँ, B2 के इक्वल आएगा। यहां तक पहले तो आप बताओ आएंगे कैसे? अगर मैं आपको कहता हूं यहां से चलना शुरू करें, यानी B2 से E3 से चलना शुरू करें और आपने आना है K15 पर, तो यहां तक पहुंचेंगे कैसे? यहां तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि मैं E3 से चलना शुरू करूं और मैं चलते 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 K3 तक आ जाऊं, ठीक है। फिर K3 से मैं चलूं और फिर K15 तक पहुंच जाऊं। एक तो ये रास्ता है। एक रास्ता है कि मैं E3 से चलना शुरू करूं और चलते 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 मैं E15 पर आ जाऊं और फिर E15 से चलते हुए मैं आ जाऊं K15 पर। तो क्या सहर आप मुझे बता सकते हो यहां क्या आंसर आएगा? देखें, पहला रास्ता देखते हैं। मैंने इसको ड्रैग किया किस साइड पर? मैंने इसे ड्रैग किया इसकी रो के अंदर। मैंने इसको इसकी रो में ड्रैग किया। जैसे ही मैंने इसको इसकी रो में ड्रैग किया मैं आ गया K3 के अंदर, ये वाली जगह। तो अब आंसर B2 से H2 बन चुका है। अब मैंने इसको पकड़कर नीचे को ड्रैग किया K17 तक मुझे चाहिए था, तो यहाँ पर ये H16 बन गया है। तो अगर आप ये पूरा पाथ चूज ना भी करें और आप सिर्फ यहाँ जाकर इसको कॉपी करें Ctrl+C, तो एक्सेल में ये Ctrl+V करने पर ये ऑटोमेटिकली आपको एडजस्ट करके देता है। यही तो आपको भी मैंने बताया। और अब यही तो आपको बता रहा हूं कि जब यहां से पहले यहां जाएंगे तो यहां जाएंगे, देखिए यहां से पहले यहां जाते हैं ना, दोबारा देखते हैं कि H15 कैसे आ गया है। देखें यहां से चले, मैंने आपको बताया कि पहले आपने यहां पे आना है, फिर आपने यहां से यहां पे आना है। 2 रास्ते हुए ना। तो यहां से पहले चले यहां तक, तो ड्रैग करके मैं यहां तक आया तो यहां आ गया H2। ये समझ आती है बात? फिर H2 से चलना शुरू किया और मैंने यहां तक पहुंचना है, तो यहाँ H15 आ गया। क्लियर है बात सबको? वेरिएबल रेफरेंस है ना। जब इधर ड्रैग किया था रो में ड्रैगिंग हुई थी, कॉलम के नाम तब्दील हुए थे। जब मैंने इधर ड्रैग किया कॉलम में ड्रैगिंग हुई, रो के नंबर तब्दील होंगे, तो उसके मुताबिक मेरे पास H15 बनता है। एक्सेल इज वेरी इंटेलिजेंट। एक्सेल इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद देख लेता है कि कहाँ कौन सी वैल्यू मुझे चाहिए, तो उसने खुद ही एडजस्ट कर लिया। एक बच्चा कहता है नहीं सर दूसरी तरह चलें। मैंने कहा अच्छा, यहाँ से नीचे आए, आप आगे B15 वाली जगह यहाँ आ गई, और जब मैंने इसको पकड़ के इधर ड्रैग किया, देखें
अब आप इधर से मूव कर जाएं या इधर से मूव कर जाएं, दोनों सूरतों में बात एक ही है। क्लियर है जी सबको? ठीक है, सबको समझ आ गया है? पक्की बात है। चलें फिर जल्दी से मुझे बताइए, अगर आपको समझ आ गया है तो मैं इसको जब कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने पर आंसर क्या आएगा अपनी कॉपी पे लिखना है, बोलना नहीं है। अपने पास कॉपी पर नोट करना है, बोलना नहीं है। अपनी कॉपी पे लिख लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपने सही किया कि गलत किया। मशवरा नहीं करना, अपना अपना लिखना है, क्योंकि मैं अभी पूछूंगा कैसे आया है। जी लिख लिया सबने? जी क्या ऑप्शन देते हैं आप लोग? मैं कहता हूं यहाँ पे आएगा I-17। कितने लोग हैं जो मेरे साथ हैं? चले वो तो सारे मेरे साथ हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन ये जवाब गलत है। आपने सही जवाब के साथ होना है, मेरे साथ नहीं होना। ठीक है जी, I-17 सेल का नाम है। I-17 वो फार्मूले का आंसर नहीं है जी। कितने लोग हैं जो कहते हैं F-17 आएगा? ये भी गलत है जी। कोई और ऑप्शन? F-16 मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और जब मैंने आंसर देखा तो F-16 आ गया। आपने हिसाब किताब गिनती नहीं आ रही आपको? यहां से गिनना शुरू करें। B, इधर जाऊंगा तो कॉलम चेंज होना है। C, D, E, F। अब यहां से गिने। F यहां क्या आएगा? F1 के F2? F2, F3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So I think so it's very easy one, but you all got confused on that. So we will check it again. दोबारा से फिर से मौका देते हैं। कॉपी किया, बताएं यहाँ क्या आंसर आएगा? कॉपी पे लिख लें। अब अगली रो से पूछना, इन्होंने पहले कोई मशवरा नहीं दिया। कॉपी पे लिखना, मैंने कहा बोलना नहीं है। जी क्या कहते हैं जी आंसर? E8 जी। कॉपी करके देखते हैं, पेस्ट किया मैंने तो E8 मेरे पास आंसर आ गया। वेरी गुड। ठीक है, एट लास्ट आपको आ गया है। चलें देखते हैं आया कि नहीं। अब थोड़ा बाद मजीद आगे चलाते हैं। यानी ये चीज कंफर्म हो गई। ठीक है, नहीं समझ आई? देखें कोई बात नहीं जी, जरूरी नहीं होते कि इसमें खुश होने वाली तो कोई बात नहीं है। देखें B2 था, यहां करूंगा ड्रैग तो क्या हो जाएगा? आपने बताना है, बताना नहीं है जी मिस। यहां पे क्या आंसर आएगा? मैं रो में ड्रैग कर रहा हूं तो कॉलम का नाम चेंज होगा। यहां क्या हो जाएगा? इधर क्या आंसर आएगा अगर मैं ड्रैग करूं तो? बस भाई आवाज नहीं आए। C2 यहां पे, D2 यहां पे, E2। अब यहां तक पहुंच गया हूं। ठीक है, अब नीचे आना है। यहां पर अब रो का नंबर तब्दील होना है। यहां क्या आया था? E2। यहां क्या होगा? यहां ठीक है, एक्सेल ने सही किया है ना? एक्सेल सही करता है, याद रखिएगा। ठीक है, आप गलती कर सकते हैं, वो गलती नहीं करता। लेकिन अब पता मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि जब मैं इस फार्मूले को ड्रैग करूं, सुनो भाई, अब बातें क्यों कर रहे हो? उसको सुनो। पहले तो आप कह रहे हो मैं आ गया,
मैंने इसको कॉपी करना है, मैंने कॉपी किया। मैं चाहता हूं मैं जब यहां पे पेस्ट करूं ना तो इसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं दुनिया में ना डॉलर को स्टेबिलिटी का निशान समझा जाता है। वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो अमेरिका से बेसिकली बिलोंग करती है, तो इन्होंने ये किया कि स्टेबल करने के लिए ना किसी भी चीज़ को फिक्स करने के लिए आप उसके साथ डॉलर लगा दें तो वो चीज़ भी फिक्स हो जाती है। मैंने क्या किया कि यहाँ गया और इस सेल के अंदर जिस चीज़ को फिक्स करना है उसके साथ डॉलर लगा दिया। मैंने यहाँ पे 2 के साथ डॉलर लगाया, ठीक है। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा, आप बताओ आपके पीछे वाले जी, आप क्या नाम है आपका साथ वाले? आतिफ जी। आतिफ बताएं कि यहां पर क्या आना चाहिए था, इस सेल में क्या आना चाहिए था जब मैं ड्रॉप करूंगा तो? जल्दी करना है। अभी डॉलर ना लगा होता तो यहां क्या आंसर आता इस जगह पे? E11 में मैं आंसर पूछ रहा हूं। B10 सबको बात समझ आती है? B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 क्लियर है सबको? यहां अगर मैं ड्रॉप कर देता हूं तो यहां B10 आना चाहिए था, यानी मेरी रो के नंबर तब्दील हो रहे थे। अब जब मैंने यहां पे किया है तो आपके पास क्या हुआ? रो का नंबर तब्दील नहीं हुआ। इसका मतलब ये आपने देखा। तो यहाँ पे अब देखें कि अब हमारे पास हमने इसको ड्रैग किया तो हमारे पास ये इम्प्लीमेंट जो है वो सेम रहा है, ये वर्किंग जो है हमारे पास सेम रही, इसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं आई है। तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास इम्प्लीमेंट इस तरह से हो गया। ओके, कुछ लोग दुआएं मांग रहे हैं लगता है। ओके जी सर, आई जस्ट कंटिन्यू वर्किंग। तो यहाँ पे जी अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से उठाकर मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा कि अब देखेंगे B, C, D ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि जिससे पहले डॉलर आएगा वो स्टेबल हो जाएगा। करके देखते हैं, B से पहले डॉलर लगा देते हैं। अब मैंने डबल फिक्स कर दिया, ड्रैग करें। अब जब आप ड्रैग करेंगे देखें आपके पास B2 वैल्यू सेम रही है। आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें तो आपके पास सेम वैल्यू आई। ये है कंप्लीट फिक्स हो गया। जबकि पहले क्या हुई थी? रो फिक्स हुई थी, फिर कॉलम फिक्स हुआ। किसी भी सेल में कर्सर रखने के बाद एडिट मोड के अंदर F4 दबाने पर आपके ये तीनों हालतें आएंगी। इसमें वेरिएबल रेफरेंस है, पार्शियल फिक्स, सॉरी कंप्लीटली फिक्स, पार्शियल फिक्स, पार्शियल फिक्स। F4 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 दबाते जाएंगे, आपकी वर्किंग जो है वो तब्दील होती जाएगी। नहीं जी, कुछ भी नहीं करना, जस्ट F4। सो आई जस्ट गो देयर, रिमूव एंड हियर आई कंटिन्यू। अब मैं क्या चाहता हूँ, आपको याद है आपने 2 का पहाड़ा लिखा था, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल फिक्स। 2 डॉलर आएंगे तो टोटल फिक्स है, रो भी फिक्स, कॉलम भी फिक्स जी। 2 कॉलम लगेंगे तो मुकम्मल फिक्स है, रो भी फिक्स, कॉलम भी फिक्स। What I am doing now, I just enter 2 का पहाड़ा आपको मैंने सिखाया, 2 का टेबल 1 2 3 4। आपकी दफ़ा देखिएगा मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैंने मर्ज किया, यहाँ जाके मैंने लिख दिया टेबल ऑफ एंटर। यहाँ पे मैं उस जिस टेबल लिखना चाहता हूँ उसका नंबर लिख दें, मैंने 2 लिखा। अब आप 2 का टेबल लिखने के लिए लिखते थे 2, इसको करते थे ड्रैग, X इसको करते थे ड्रैग, 1 इसको करते थे ड्रैग विद कंट्रोल, इक्वल इसको करते थे ड्रैग, इधर आप करते थे 2 एंड 4 और दोनों के इंटरवल को सिलेक्ट करने के बाद आप करते थे ड्रैग। ऐसा ही था, ठीक है। लेकिन ना इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ 2 की जगह 3 लिखूँ ना, मेरे पास 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है जो कि नहीं आया, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा लिखने के लिए मुझे चेंज क्या चाहिए? 3 के पहाड़े में ये चीज़ तो सेम रहेगी, ये 2 तो है ही ऑपरेटर हैं,
यानी इतना हिस्सा सेम रहेगा। जो चीज़ चेंज होनी चाहिए वो कौन सी है, एक ये चेंज होना चाहिए, एक ये चेंज होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको चेंज नहीं करता, देखिए मैंने कहा इक्वल 2 एकम 2, 2 के पहाड़ में यही होता ना, तो होता क्या है कि ये वाला 2 मल्टीप्लाई होता है इस वाले 1 के साथ। अभी 2 1 2 बनता है ना, ठीक है, ये 2 1 2 बन गया। देखें अब यहाँ क्या चाहिए, 2 2 4, फार्मूला लिखवाएंगे आप जी, इक्वल सेल रेफरेंस बोले, उधर देख के बताना है, इक्वल आगे A5, पता नहीं क्या सोच रहे हो बैठ के, मल्टीप्लाई बाय C5, आई प्रेस एंटर, सो आई गॉट 4, ठीक है, कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी। इन दोनों सेल्स के दरमियान देखें रिलेशन क्या है, एक है A4 C4, A5 C5, A4 से अगला सेल क्या होगा, आप दोनों में क्या रिलेशन है, आप बताओ, आप दोनों में क्या रिलेशन है। ये आपसे नेक्स्ट चेयर पे बैठी हुई है, ये आपसे प्रीवियस चेयर पे बैठी हुई है। यहां रिलेशन है A4 A5, ये इससे अगला सेल है, ऐसा ही है ना, रो वाइज। C4 C5 में क्या रिलेशन है, नेक्स्ट है, मीन्स C4 से अगला सेल C5 है। अगर मैं A4 को ड्रैग करता हूं तो अगला सेल क्या होगा, A4 के बाद A6 आएगा, A5 आएगा। A4 को ड्रैग करूं तो A5 आएगा, और अगर C4 को ड्रैग करूं तो C5 आएगा। ये वेरिएबल रेफरेंस अभी मैंने आपको बताया, जब रो वाइज हम कॉलम में ड्रैग करेंगे तो रो के नंबर तब्दील होंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर रहकर सिर्फ इसको ड्रैग करता हूँ तो क्या होगा, A4 A5 A6 A7 A8 A9 एंड देन अप टू A70। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आती है, ठीक है, यही मुझे चाहिए। देखिए अगले के लिए यही चाहिए था, A6 A7। ओ एक्सेल की ताकत जो थी वो मेरे बड़े काम आई, वेरिएबल रेफरेंस होने की वजह से मेरा टेबल फौरन लिखा गया, ठीक है। लेकिन अभी मसला ये है कि अगर ये, अब देखें ये 4 चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब किसी तरह अगर यहां पर 3 लिख लूं ना तो काम आसान हो जाता। मैंने इसको मिटाया, उसी तरह इक्वल लगाया, इस सेल का रेफरेंस दे दिया, E3 का रेफरेंस मैंने यहां पास किया। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो जी मिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे E3 से आगे क्या होगा, E4। मुझे E4 नहीं चाहिए, मुझे E3 ही चाहिए। तो क्या करेंगे, E3 को फिक्स कर दें, एंटर करें, अब इसको ड्रैग कर दें। जब आप ड्रैग करेंगे तो हर सेल में वही लिखा हुआ आएगा जो E3 की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो टेबल 4 का है, अगर मैं 6 लिखता हूँ तो टेबल 6 का है, 8 लिखता हूँ तो टेबल 8 का है। बात समझ आती सबको। ये था आपका यूजिंग वेरिएबल रेफरेंस या यूजिंग फार्मूला किसी भी टेबल को तब्दील करना। यहाँ तक क्लियर है जी, बात समझ आ गई सबको। मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से जी जी मैंने कहा था 2 1 2, 8 1 8 होता है ना, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 के लिए 8 को 2 से तरफ देना है। जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, पहले ये बताओ ना, 8 ही कम 8, बातें नहीं करो भाई, 8 ही कम 8, बात समझ आती है, 8 दूनी 16, ठीक है। मैंने 8 ही कम 8 किया, फार्मूला बना A4 मल्टीप्लाई बाय C4। अगर मैं ड्रैग करूंगा तो बनेगा A5 मल्टीप्लाई बाय C5, यही बनेगा भाई। अगले वाले के लिए अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये A4 है, इससे आगे क्या होगा A5, आगे क्या होगा C5। यहां मैंने देखा यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आपको यही चाहिए तो थ्रू आउट यही तरतीब चाहिए, ये इससे मल्टीप्लाई होता जाएगा ऐसे, सो ऑन। तो मैं यहां रखता हूं, आप किसी भी फार्मूले को ड्रैग कर दें तो वो अगली
मैं कॉलम में ड्रैग कर रहा हूँ, रो के नंबर तब्दील हो जाएंगे, वो मेरा टेबल बन गया जी। ये आपके पास ठीक है जी। तो ये था जी आपका वेरिएबल रेफरेंस, जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको मजीद डिस्कस करेंगे। कंट्रोल अपॉस्ट्रॉफी मैंने लिखवाया आपको, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी से डिस्कस करेंगे।